नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था, इकोनॉमिक्स के पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में मैंने 2 लेक्चर दे चुका। आज प्यारे बच्चों आपके लिए तीसरा लेक्चर मैं लेकर आया हूं। चलिए तो आज तीसरा लेक्चर के माध्यम से अर्थव्यवस्था को या अर्थव्यवस्था के विकास के चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए जुड़े रहिए मेरे साथ। देखिए, पिछले दिन जो हम पढ़े थे, सुन लीजिए। पिछले दिन जो हम पढ़े थे कि अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। जैसा कि हम पढ़े थे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूरे विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। पहला पूंजीवादी कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी होता है, दूसरा सोशलाइज्ड इकोनॉमी होता है, तीसरा मिक्सड इकोनॉमी होता है। किस देश में कौन कौन अर्थव्यवस्था लागू है, इसके बारे में भी हम चर्चा किए थे। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के विकास कैसे होता। तो अर्थव्यवस्था के अगर विकास की बात किया जाए, सुन लीजिए, अर्थव्यवस्था के विकास की अगर बात किया जाए, अर्थव्यवस्था के अगर विकास की अगर बात किया जाए तो अर्थव्यवस्था के विकास 2 तरह से होता है। पहला होता है, अगर किसी भी अर्थव्यवस्था को डेवलपमेंट करना है तो पहले हमें आर्थिक विकास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आर्थिक विकास करना पड़ेगा। आर्थिक विकास होना बहुत जरूरी है। अगर अर्थव्यवस्था को बहुत आगे बढ़ाना है, अर्थव्यवस्था को डेवलपमेंट करना है, तो सबसे पहले जो आपका आर्थिक आय है उसको बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा बात है, अगर आर्थिक विकास हो गया तो मौद्रिक विकास भी होना बहुत जरूरी है। मौद्रिक विकास, तो पहला, अर्थव्यवस्था के विकास को 2 भागों में बांटा गया है। सुन लीजिए, कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के विकास को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? आर्थिक विकास होगा, दूसरा मौद्रिक विकास। आर्थिक विकास में क्या होगा? आर्थिक विकास में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन सारी वस्तुओं को काम करते हैं, जिन सारी वस्तुओं को संपादित करते हैं, उसी जो कार्य जो कर रहे हैं उसी कार्य को आगे डेवलप करना है, मतलब और विकास करना, और तेजी तरह से क्या करना है? एग्रेसिव करना है, और तेजी तरह से क्या करना है? आगे बढ़ाना, मैन्युफैक्चरिंग का आगे करना है, प्रोडक्शन सिस्टम को आगे करना है। तो इसी को कहते हैं आर्थिक विकास। क्या कहते हैं? आर्थिक विकास। अब देखिए, आर्थिक विकास का अगर डिफिनीशन देखा जाए तो कह रहा है, आर्थिक विकास का मतलब होता है किसी देश या क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में समय के साथ होने वाली तरक्की। अब कह रहा है, यहां पे समझिए, अर्थव्यवस्था के विकास को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास। तो आर्थिक विकास की अगर बात किया जाए तो कह रहा है, आर्थिक विकास का मतलब होता है किसी देश, मतलब अब जिस देश में है कि अर्थव्यवस्था में, मतलब जिस देश का अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था के समय के साथ साथ तरक्की को, समय के साथ साथ परिवर्तन करने की प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे? हम आर्थिक विकास कहेंगे। माय डियर स्टूडेंट, कह रहा है इनमें लोगों की आमदनी, वही कर रहे कि मुनाफा, मतलब मुनाफा कमाने के लिए, आमदनी कमाने के लिए वस्तु को तेजी से प्रोडक्शन करना, मेहनत करना, समझे, बेहतर जीवन स्तर होना और गरीबी कम होना, ये क्या है? आर्थिक विकास कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा, आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं? तो कहिएगा, आर्थिक विकास का मतलब होता है किसी देश या क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में समय के साथ होने वाली तरक्की, जिनमें लोगों की आमदनी बढ़ना होता है, इसके बाद जीवन बेहतर हो सके लोगों का, समय के, इसके बाद गरीबी कम हो सके और समय के साथ अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संसाधन का उपयोग कर सके। इसी को क्या कहेंगे? आर्थिक विकास कहेंगे। कर आर्थिक विकास में कई चीजें शामिल होती है। आर्थिक विकास में, सुन लीजिए, आर्थिक विकास में कई चीजें शामिल होती है। आर्थिक विकास में अगर देखा जाए
आर्थिक विकास में कई चीजें शामिल होती है। आर्थिक विकास में कई चीजें शामिल होती है। देखिए कह रहा उत्पादन बढ़ना। पहला क्या है कि अगर उत्पादन आपका बढ़ रहा मतलब आपका आय भी बढ़ेगा, आपका आमदनी भी बढ़ेगा। दूसरा है तकनीक का विकास मतलब टेक्नोलॉजी भी, अगर आपका टेक्नोलॉजी बढ़ेगा तो आपका काम फास्ट होगा, आप कम समय में बेहतर काम कर पाइएगा। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर आप शिक्षित होइएगा, स्वस्थ रहिएगा, तो शिक्षित रहिएगा तो किसी भी काम को काम करने में आसान हो जाएगा। किसी चीज के सूचना, किसी चीज की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपका आसान हो जाएगा। स्वस्थ रहिएगा, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपका शारीरिक काम, शारीरिक जो है ना, शारीरिक बल के कारण जो है ना आप किसी वस्तु को काम कर सकते हैं अच्छे अच्छे तरीका से। उसके बाद बुनियादी ढांचा, इसमें क्या होगा, सड़कें रहेगा, बिजली रहेगा, पानी रहेगा, विभिन्न जैसी सुविधा डेवलप होगा बुनियादी ढांचा में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। आगे का रहा तो इसी को कहते हैं आर्थिक विकास। आर्थिक विकास का मतलब होता है जिस देश में रह रहे हैं उस देश में समय के साथ साथ तरक्की करना, समय के साथ साथ परिवर्तन आना। इसके बाद जो होता है जिससे लोगों की आर्थिक व्यवस्था, जीवन स्तर बेहतर हो सके। आर्थिक विकास होने के कई कारण है, कई चीज शामिल है। पहला उत्पादन को बढ़ाना, उत्पादन बढ़ेगा तो आपका इनकम बढ़ेगा। दूसरा तकनीक का विकास करना, टेक्नोलॉजी विकास होगा तो तुरंत कहीं की जानकारी तुरंत प्राप्त कर लेना। इसके बाद शिक्षा और स्वस्थ, शिक्षा रहेगा तो आप भूखे नहीं मरिएगा, शिक्षा रहेगा तो कहीं कहीं आपको रोजगार मिल ही जाएगा। स्वस्थ रहिएगा तो अगर आप स्वस्थ है समझ जाइए तो शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ है तो किसी भी काम को कंफर्टेबल रूप से आप कर पाइएगा। बुनियादी ढांचा, इसमें क्या होगा कि सड़क का निर्माण, बिजली का निर्माण, पानी का व्यवस्था समझ जाइए, कपड़ा का व्यवस्था समझिए, विभिन्न तरह के व्यवस्था इसमें विकास किया जाता है। किसमें, आर्थिक विकास में। तो हम देखे थे अर्थव्यवस्था के दो विकास होता है, पहला आर्थिक विकास होता है, दूसरा का मौद्रिक विकास होता है। तो चलिए आगे अगर देखते हैं मौद्रिक विकास क्या होता है। अब देखिए इसी में आर्थिक विकास में ही क्या होता है, आर्थिक विकास में ही आपको पढ़ना पड़ेगा समावेशी विकास। अगर आपका समावेशी विकास, सुन लीजिए, समावेशी विकास की अगर बात किया जाए चलिए समावेशी विकास का आर्थिक विकास में ही आएगा समावेशी विकास। तो समावेशी इंक्लूसिव अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं, समावेशी विकास क्या कहता है, समावेशी विकास का मतलब होता है ऐसा विकास जिसमें समाज के सभी वर्ग का फायदा हो। मतलब समाज के जितने भी वर्ग है, निम्न वर्ग है, उच्च वर्ग है, मध्यम वर्ग है, सभी वर्ग तरक्की कर सके, सभी वर्ग का फायदा होता है। ऐसे विकास को हम सतत विकास या इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहते हैं। चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, किसी भी जाति या धर्म के हो या किसी भी लिंग हो, इसका मतलब यह है कि विकास की क्रिया में सभी लोग शामिल किया जाए और उन्हें तरक्की के समान अवसर मिले। मतलब समावेशी मतलब समान, नामे से पता चलता है समावेशी विकास मतलब समाज या देश के विभिन्न वर्ग, सभी वर्ग जो है ना समान रूप से विकास करे, उसे ही समावेशी विकास कहते हैं। इसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहा जाता है। आगे है समावेशी विकास के निम्नलिखित बातें शामिल है। देखिए पहला बात क्या है, पहला करा कि गरीबी कम करना, गरीबी कम करना, गरीबों को विकास का लाभ मिलना चाहिए, गरीबों को क्या होना चाहिए, विकास का लाभ मिलना चाहिए। दूसरा है असमानता कम करना, मतलब लोगों में जो भेदभाव हो रहा है उससे इससे कम होता है। अमीरी और गरीब के बीच में खाई को कम कर देना होता है। इसमें अगर देखा जाए आगे रोजगार, सभी लोगों को काम करने का अवसर मिलता है समावेशी विकास में। समावेशी विकास में एक क्या फायदा है कि समावेशी विकास में कोई जाति धर्म पूछ के आधार पर लोगों को रोजगार नहीं देता है, वो योग्यता के आधार पर, टैलेंट के आधार पर समावेशी विकास डेवलप किया जाता है। आगे का रहा शिक्षा और स्वास्थ्य, मतलब सभी लोगों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवा मिलनी चाहिए, सभी वर्गों को, सभी धर्मों को, सभी वर्गों को समझ जाइए, सभी लोगों को। सामाजिक सुरक्षा की अगर बात किया जाए तो कमजोर लोगों को सरकार की ओर से मदद मिलनी चाहिए समावेशी विकास में। समावेशी विकास क्यों जरूरी है, समावेशी विकास क्यों जरूरी है इसका भी देख लेते हैं। यह समाज को न्याय को बढ़ावा देता है, मतलब समाज में न्याय को बढ़ावा देगा, समाज में भेदभाव नहीं होने देता है समावेशी विकास। दूसरा यह आर्थिक विकास को टिकाऊ बनाता है, यह आर्थिक विकास को क्या बनाता है, टिकाऊ बनाता है। आपका जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट है वो लंबा तक जाएगा समावेशी विकास के कारण। यह समाज में शांति और स्थिरता लगाता है, बहुत ही बढ़िया। यह समावेशी विकास क्या होता है, जब समाज के सभी वर्ग क्या होगा, विकास करेगा तो क्या होगा, समाज में सामाजिक विभिन्नता कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा,
सामाजिक विभाजन कम हो जाएगा, जिससे समाज काफी तेजी से बेहतर होगा, समाज का सुरक्षा हो पाएगा, समाज में सभी लोगों को समान न्याय मिल पाएगा, समझ जाइए, और समाज में शांति व्यवस्था स्थिरता पैदा होगा। क्या आप समावेशी विकास के बारे में और कुछ जानना चाहेंगे तो कमेंट करके बताइएगा। अब एक इंक्लूसिव ग्रोथ की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे सब रूप से काम कर रहा है, सभी धर्म, सभी देखिए सभी वर्ग एक दूसरे, या लिंग हो या पुरुष हो या महिला हो, सब एक रूप से काम कर रहा है और सब एक रूप से काम करके देश को आगे बढ़ा रहा है, देश को आगे बढ़ा रहा है या किसी कंपनी को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे ग्रोथ को हम इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं या समावेशी विकास कहते हैं। आगे अगर देखा जाए तो इसी में पढ़ना पड़ेगा सतत विकास। क्या पढ़ना पड़ेगा? सतत विकास की अगर बात किया जाए तो कह रहा है, देखिए यहाँ पे सतत विकास, इसमें क्या होता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द इंचमेंट होता है, सोशल प्रोग्रेसिव होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट होता है। मतलब सतत विकास में क्या होता है, सतत विकास नामे से पता है, पीढ़ी दर पीढ़ी सतत विकास, हमेशा के लिए विकास होना, हमेशा विकास होती ही रहना। कह रहा है कि सतत विकास का मतलब होता है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरत को पूरा करके, जो हमारी पीढ़ी है उसको भी पूरा करेगा, जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी पूरा करेगा, और उसकी पीढ़ी है उसको भी पूरा करेगा। ऐसे विकास को हम क्या कहेंगे, सतत विकास कहेंगे। जैसे अगर देखा जाए, बिना भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतें पूरा करने की क्षमता से समझौता किए, इसका मतलब है कि हमें प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल इस तरह करना चाहिए कि वे ताकि खत्म ना हो और भविष्य में भी उपलब्ध हो सके। मतलब वैसा विकास जो पीढ़ी दर पीढ़ी हो सके और टिकाऊ हो सके। मतलब वर्तमान पीढ़ी ही बल्कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी का भी विकास होता है। ऐसे विकासों को हम क्या कहेंगे, ऐसे विकास को हम कहेंगे सतत विकास कहेंगे। देखिए सतत विकास के मुख्य पहलू की अगर बात किया जाए तो पहला है पर्यावरण। अगर देखिए पर्यावरण को अगर हम प्रदूषित करेंगे तो जल्दी नष्ट हो जाएगा, पर्यावरण को संरक्षण करेंगे तो यह टिकाऊ रहेगा, लंबा समय तक, करोड़ों वर्षों तक टिकाऊ रहता है पर्यावरण। तो हमें पर्यावरण को प्रदूषण और नुकसान से बचाना चाहिए ताकि जो हमारा पीढ़ी है पर्यावरण का फायदा उठा सके और अच्छा श्वास ले सके और जी सके। दूसरा है अर्थव्यवस्था। हम अपनी अर्थव्यवस्था बेहतर करेंगे तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसका भी अर्थव्यवस्था बेहतर होगा, वो गरीबी में नहीं जाएगा। कह रहा है कि हमें ऐसा विकास करना चाहिए जो सभी के लिए आर्थिक अवसर पैदा कर सके, सभी के लिए आर्थिक अवसर, आर्थिक के माध्यम से सबको रोजगार मिल सके। आगे कह रहा है समाज, हमें एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जो न्याय और समान हो। मतलब सतत विकास भी कह रहा है कि समाज को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, समान, न्यायपूर्ण और समान अधिकार लोगों को देना चाहिए। इसकी अगर सतत विकास क्यों जरूरी है हमारे समाज में और हमारे देश में सतत विकास क्यों जरूरी है देख लेते हैं। यह पर्यावरण को बचाता है, बहुत ही बढ़िया। यह पर्यावरण को क्या करेगा, बचाएगा, ताकि जो भावी पीढ़ी है वो भी पर्यावरण का फायदा ले सके, फायदा उठा सके। दूसरा है आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। यह क्या करता है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। मान लीजिए हम पढ़ाते हैं, मेरा शादी होगा, फिर मेरा बेटा पढ़ाएगा, फिर मेरा पोता पढ़ाएगा, इससे क्या होगा, आर्थिक विकास क्या होगा, आर्थिक विकास भी होगा और सतत विकास भी इसके साथ साथ होगा। आगे कह रहा है यह सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। मान लीजिए अगर हम समाज के लिए आज बेहतर सोच रहे हैं तो मेरा बेटा पोता, मेरा जो होता है खानदान, मेरा जो मतलब समाज, मेरा जो परिवार है वो भी समाज के लिए बेहतर सोचेगा, समझ जाइए। कह रहा है यह भविष्य की पीढ़ी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाता है। बहुत ही अच्छा बात है, यह भविष्य की पीढ़ी के लिए बेहतर दुनिया बनाता है। कौन, सतत विकास बनाता है। क्या आप सतत विकास के बारे में और कुछ जानना चाहेंगे तो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही सतत विकास में कुछ योजनाएं भी है जो आपको इसके बारे में जानना चाहिए। तो सतत विकास मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट की अगर बात किया जाए तो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। तो सतत विकास में ये रख लीजिएगा कि सतत विकास वे विकास होता है जो हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी होती है, टिकाऊ होती है, हमेशा चलती रहती है। ऐसे विकासों को सतत विकास कहते हैं। जैसे पर्यावरण का विकास होता रहता है, सूर्य कभी खत्म हो सकता है, सूर्य का भी हम एनर्जी लेते हैं, वो सतत विकास में ही आता है। पानी भी देखिए धीरे धीरे पानी भी खत्म हो रहा है और पानी का भी संरक्षण किया जाए तो सतत विकास में ही आएगा, समझ जाइए। तो ये सब है सतत विकास के बारे में। तो चलिए आगे अगर देखते हैं, ये सब आर्थिक विकास में ही आता है। किसमें आता है, आर्थिक विकास में ही 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 आता है, समझ जाए। आगे अगर देखा जाए, आगे देख लेते हैं।
अब देखिए सतत विकास के तरफ हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए भारत सरकार पूरे वर्ल्ड में एक अहम प्रकार के एक महत्वपूर्ण प्रकार की योजना चलाई जा रही है। उसी में से एक है योजना है ब्रुंडलैंड आयोग है, जो 1944 में आया था। कब आया था? 1944 में आया था। अब कह रहा है जिसे पर्यावरण और विकास आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा ब्रुंडलैंड आयोग जिसे पर्यावरण और विकास आयोग के नाम से भी जाना जाता है, कह रहा है कि यह स्वतंत्र आयोग है। यह क्या है? स्वतंत्र आयोग है। किसी के दबाव में आकर यह आयोग काम नहीं करती है। कह रहा है इसमें संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन, अब यूएनओ समझ आ, यूएनओ आ गया, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने 1983 में बनाया था। इसका उद्देश्य की अगर बात किया जाए तो पर्यावरण और विकास से जुड़ी समस्याओं को विश्लेषण करना और उनके समाधान के लिए सुझाव देना। मतलब पर्यावरण में जो प्रदूषण, हमारे पर्यावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन आ रहा है, काफी तेजी से फैल रहा है, उसको बचाता है, उसको संरक्षण करता है और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए पूरे वर्ल्ड को सुझाव देता है। पूरे वर्ल्ड को क्या करेगा? सुझाव देगा समाधान करने के लिए। आगे अगर देखा जाए तो आयोग की अध्यक्षता नॉर्वे की प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम, कौन है? ग्रो हार्लेम ने ब्रुंडलैंड ने की थी। मतलब हार्लेम ब्रुंडलैंड ने की थी, इसीलिए इसे ब्रुंडलैंड आयोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रुंडलैंड आयोग भी कहा जाता है। अब है ब्रुंडलैंड आयोग 1987 में हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें सतत विकास की परिभाषा दी थी कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी, अब कह रहा है वही पे आ रहा है कि वर्तमान पीढ़ी की जरूरत को पूरा करे। मतलब जो वर्तमान पीढ़ी की जो आवश्यकताएं हो, जो वर्तमान पीढ़ी की जो संसाधन के लिए जो वस्तु जरूरत पड़ती है, सभी वस्तु को पूरा करेगा, बिना भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतें पूरे करने की क्षमता से समझौता किए। इसी को क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। अब समझिए, तो यह आयोग कब आया था? तो क्वेश्चन पूछेगा ब्रुंडलैंड आयोग कब आया था? तो कथी कहिएगा? 1987 में। इसका स्थापना कौन किया था? यूएनओ किया था, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किया था। इसके बाद अगर देखा जाए तो यह कहाँ के प्रधानमंत्री था उस समय? नॉर्वे का प्रधानमंत्री। कहाँ के? नॉर्वे का प्रधानमंत्री था। इसके बाद क्या नाम था? इसका नाम था ग्रो हार्लेम ब्रुंडलैंड आयोग, ब्रुंडलैंड, इसी के नाम पे यह आयोग का गठन किया गया था। इसे शॉर्टकट में विश्व पर्यावरण विकास आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व पर्यावरण विकास आयोग भी कहते हैं। वर्ल्ड कमीशन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड कमीशन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट होगा। तो चलिए आगे कर देखा जाए। करा इस रिपोर्ट ने, मतलब यह जो आयोग है, यह जो रिपोर्ट साझा किया था, यह जो रिपोर्ट तैयार किया था, यह आयोग सतत विकास की अवधारणाओं को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाना, क्या बनाना है? लोकप्रिय बनाना है, लोगों को जागरूक करना है कि समाज में बेहतर में आप जिस वस्तु का संसाधन कर रहे हैं, जितना आवश्यकता है उतना ही वस्तु का संसाधन किया जाए। मान लीजिए पानी पीना है, 200 ml पीना है, आप उसको पिए लीजिए, उसमें से जो हाथों धो लीजिए तो वह गड़बड़ हो जाएगा, समझ जाइए। पानी को बर्बाद नहीं करना है, पेड़ पौधों को नहीं काटना है, समझ जाइए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली का ज्यादा खपत नहीं होना चाहिए। जो सड़कें हैं उसको जो है ना नियमित रूप से सड़क पे जो है ना बचाकर गाड़ी को चलाना चाहिए, ताकि सड़क टिकाऊ हो सके, लंबा समय तक चल सके, समझ जाइए। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये है ब्रुंडलैंड आयोग, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। चलिए यह सब आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि अब मौद्रिक विकास के बारे में जानेंगे कि मौद्रिक विकास क्या होता है। मौद्रिक विकास मतलब होता है कि मुद्रा का विकास। मान लीजिए मुद्रा का विकास आपका जैसे जैसे बेहतर होगा, जिस देश का मुद्रा बेहतर होगा वह देश क्या होगा? विकसित देश कहलाएगा। जैसे अमेरिका की अगर बात किया जाए तो अमेरिका की जो है ना, अमेरिका की मान लीजिए 90 रुपया, इंडिया के 90 रुपया जो है ना अमेरिका के $1 कहलाता है। मतलब अमेरिका की अगर देखा जाए, अमेरिका की मुद्रा कितना आगे जा चुका है, और हमारा देश का मुद्रा कहाँ है कि अमेरिका के सामने हम 90 है, और हम समझ जाइए 1/90 है, मतलब 1/90 है। हम अमेरिका 1 है और इंडिया 90 है। मतलब हमारा इकोनॉमी बहुत ही खराब है अमेरिका के सामने, क्योंकि
90 रुपया बराबर $1 होता है अमेरिका का। इससे भी होता है हमारा, अगर जिस देश का मौद्रिक विकास बेहतर होता है वह देश का अर्थव्यवस्था भी बेहतर होता है। तो मौद्रिक विकास में अगर देखा जाए तो जैसे जैसे मौद्रिक मतलब मुद्रा का विकास होगा, मुद्रा मतलब ढौआ का विकास होगा, ढौआ मतलब पैसा का विकास होगा, जब पैसा का विकास होगा तो आपका आमदनी बढ़ने लगेगा, आपका आमदनी बढ़ने लगेगा। अब अमेरिका में जाइएगा ना बउआ हो, तो गरीबों से गरीबों घर में वो कार जरूर मिल जाएगा, गरीबों से गरीबों घर में वो कार जरूर मिल जाएगा। और हमारे इंडिया में जाइएगा तो गरीबों घर में एगो साइकिलो नहीं मिलेगा, एगो साइकिलो नहीं मिलेगा गरीबों घर में। अब तो इससे पता चलता है किस देश की कितना अर्थव्यवस्था है। वही अगर देखा जाए तो उसी प्रकार अगर देखा जाए, अगर जाए तो ईरान के पास जाइए, ईरान हुआ, ईरान हुआ, ईरान हुआ, ईरान हुआ, कुवैत अगर देखा जाए, कुवैत, कुवैत का भी जो है ना काफी जो है ना इसका मुद्रा काफी महंगा है इंडिया के सामने। इन लोगों का जो अर्थव्यवस्था है काफी बेहतर हो चुका है। चलिए, तो मौद्रिक विकास में मुद्रा का विकास भी होता है। जैसे जैसे अगर देखा जाए वस्तु विनिमय प्रणाली, क्वेश्चन पूछेगा जैसे में वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली। प्राचीन काल में मुद्रा का खोज नहीं हुआ था, मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, तो प्राचीन काल में मुद्रा के बदले में वस्तु विनिमय प्रणाली होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब वस्तु से वस्तु का लेन देन होता था, वस्तु से वस्तु का लेन देन हो। अब तो हमारा आधुनिक युग में हम लोग जी रहे हैं, तो मुद्रा का कई रूप आ गया है। जैसे एटीएम कार्ड आ गया है, एटीएम कार्ड आ गया है, इसके बाद पेपर आ गया, पेपर वाला पैसा आ गया है, पेपर वाला पैसा आ गया है। नोट, जिसको नोट कहते हैं, क्या कहते हैं, नोट कहते हैं। सिक्का वाला ढौआ आ गया है, सिक्का वाला ढौआ आ गया है, समझ जाइए। इसके बाद बहुत सारा आ गया, इंटरनेट पेमेंट आ गया है, इंटरनेट पेमेंट आ गया है, इंटरनेट पे आ गया है, समझ जाइए। गूगल पे आ गया है, गूगल पे आ गया है, गूगल पे आ गया है। फोन पे आ गया है, 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 समझ जाइए। तो मुद्रा का विकास भारत में काफी तेजी से हुआ है, समझ जाइए। प्राचीन काल में मुद्रा के रूप में क्या हो जाता, वस्तु से वस्तु का हेरा फेरी होता था। अभियो हमारे गांव समाज में हो जाता है, अरवा चाउर से जो है ना उसना चाउर बदला कर लेते हैं। ये भी क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली है, वस्तु विनिमय क्या है, प्रणाली है। आप जाइएगा पैसा अथी करवाने, चेंज करवाने, तो 500 के जो 500 का नोट दीजिएगा, तो 500 का नोट दीजिएगा तो समझ जाइए तो 100 वाला 5 को आपको नोट मिलेगा। ये क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली है। आप समझ गए, मान लीजिए इसी मतलब आप समझ जाइए, सब प्राचीन काल में होता था वस्तु विनिमय प्रणाली। अब लेकिन भारत में काफी तेजी से मुद्रा का विकास हो चुका है। अब एटीएम आ गया है, क्या आ गया है, एटीएम आ गया है। दुनिया में कहीं किसी भी देश में रहिए, एटीएम मशीन आ गया है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से दुनिया में कहीं भी आप पैसा निकाल सकते हैं, समझ जाइए। एटीएम कार्ड की बात किया जाए तो कह रहा है एटीएम कार्ड के कई फायदे हैं। एटीएम कार्ड क्या होता है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। यह एक बड़ा मशीन की तरह होता है, उसमें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड डालेंगे और कार्ड का कोई संकेत होता है, कार्ड का कोई पिन होता है, वो पिन डालेंगे, समझिए आपका कार्ड एटीएम में शो करेगा और आपके खाता में जो भी पैसा होगा, समझ जाइए वो पिन के माध्यम से आप पैसा निकाल सकते हैं। मतलब दुनिया आसान बन गया है, समझ जाइए। तो एटीएम कार्ड 24 घंटे पैसे निकालने की सुविधा, आप किसी भी समय दिन या रात या एटीएम से पैसा निकाल सकेंगे। किसे, एटीएम से। कोई क्वेश्चन पूछेगा एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कहिएगा ए से ऑटोमेटिक, टी से टेलर, आई से मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। दूसरा सुविधाजनक की अगर बात किया जाए, सुविधाजनक में कह रहा है कि आपके बैंक जाने की जरूरत नहीं है। मतलब आप बैंक नहीं जाइएगा, बैंक में बहुत सारा भीड़ रहता है, तो भीड़ में काहे मरने जाइएगा भैया। आप एटीएम में काट लीजिए और एटीएम मशीन में जाइए और ढौआ निकालिए और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। करा आप आसानी से एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, समझ जाइए। सुरक्षित की बात किया जाता है, आपको बड़ी मात्रा में नगद रखने की जरूरत नहीं। मतलब एटीएम कार्ड जो है ना, एटीएम कार्ड से क्या फायदा है कि जखनी आपको जरूरत पड़ता है जखनी जाइए और पैसा निकाल लीजिए। मतलब कह रहा है कि ज्यादा नगद रखने की जरूरत नहीं है, पैसा आप बैंक में ही रखिए। आपका बैंक में पैसा है, सुरक्षित पैसा है, जितना जरूरत पड़ता है उतना ही पैसा आप निकाल सकते हैं एटीएम कार्ड से। जिसे चोरी का
खतरा कम हो जाता है, चोरी भी नहीं होगा, एटीएम कार्ड में रहेगा पैसा, तो भाई बैंक में ना पैसा रहेगा। सुन आगे करा, खाते की जानकारी की अगर बात किया जाए, आप एटीएम से अपने खाते की जानकारी भी दे सकते हैं, जैसे कि आप बैलेंस और पिछले लेन देन, मतलब आप एटीएम से बहुत कुछ जान सकते हैं, समझ जाइए। अपने खाते की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कितना कितना पैसा हम निकाले हैं, समझ जाइए, कितना जमा किए हैं, समझ जाइए, कितना बैंक चार्ज करता है, कितना बैंक हमें ब्याज दिया है, सब एटीएम कार्ड से ही आपको जानकारी मिल जाएगा। आगे पैसा जमा करना, कुछ एटीएम में आप पैसे भी जमा कर सकते हैं। आप जाइएगा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से बड़े बड़े शहरों में जाइएगा ना, तो वहां क्या होता है, पैसा जमा करने का भी सिस्टम रहता है। एटीएम मशीन जैसा ही रहता है, उसमें पैसा डालिए, ऐसे रहेगा मशीन, उसमें पैसा डालिए, कोड डालिए, समझिए आपका पैसा अंदर चला जाएगा, तुरंत खाता में भी आपको शो कर देगा कि भाई सही है, आपने पैसा डाला है। ऑनलाइन शॉपिंग, अब देखिए हमारे देश में, भारत देश में, समझिए कैश तो छोड़िए, ऑनलाइन शॉपिंग इतना तेजी से बढ़ रहा है। महीना में अगर देखा जाए, एक महीना की अगर बात किया है, तो अरबों में खरबों में खाली ऑनलाइन शॉपिंग का डाटा देता है सरकार, समझ आइए, आरबीआई देता है। क्या अगर आप एटीएम कार्ड का उपयोग ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी कर सकते हैं, मान लीजिए आपके पास कैश नहीं है, तो आप मॉल, किसी मॉल में गए, तो मॉल में भी एटीएम कार्ड की सुविधा है, ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा रहती है एटीएम कार्ड के माध्यम से। आगे अगर देखा जाए, अब देखिए हमारा देश इतना मतलब बढ़ गया, इतना देश विकास कर चुका है इंडिया, कि अब जो है ना ट्रेन में जाइएगा, मॉल में जाइएगा, इसके बाद चंद्रमा पे भी कुछ सुन रहा है कि चंद्रमा पे भी एटीएम कार्ड लगाया जा रहा है, समझ जाइए। अब पानी के अंदर जहां मेट्रो चल रहा है कोलकाता से में, उस मतलब मेट्रो वाली ट्रेन में एटीएम कार्ड लग रहा है। इसके बाद मतलब चौक चौराहा पर भी एटीएम कार्ड लगाया जा रहा है, ताकि लोगों की पैसा निकालने की सुविधा आसान हो सके, समझिए। सरकार बहुत ही लोगों को आसान बना रहा है, समझ आइए। एटीएम कार्ड का प्रयोग करते समय कुछ बातों पे ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो उसको भी सुरक्षित रखना, और यूज करते समय उस पर ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो आपका पैसा पता चले कि सब स्कैम हो जाए, पूरा खाली हो जाए, समझ जाइए। अपना पिन किसी को भी ना बताए। एटीएम कार्ड कह रहा है कि एटीएम का एक पिन होता है, वो पिन डालिएगा तभी आपका एटीएम कार्ड शो करेगा एटीएम मशीन में। तो अपना पिन ऐसा पिन बनाइए कि जो टिकाऊ हो सके, याद रह सके, और किसी को ना बताए, समझे। स्ट्रॉन्ग पिन होना चाहिए, मजबूत पिन होना चाहिए। कार्ड को सुरक्षित रखे, कार्ड को हमेशा साथ में ना ले जाए। इससे क्या होता है कि कभी कभी कार्ड जो गिर भी जाता है, खो भी जाता है, तो कार्ड को हमेशा सुरक्षित रखे। जब कार्ड की जरूरत पड़े तभी कार्ड को निकाले और उसका यूज करे, और सुरक्षित जगह पे कार्ड को रख दे। आगे एटीएम से पैसा निकालते समय आसपास ध्यान दे। अगर आप एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं तो बगल में चारों तरफ कोरस्पॉन्डिंग साउंड में, कोरस्पॉन्डिंग एरिया में आप देख ले कि कोई आसपास के आदमी तो है नहीं तो आप पैसा निकालेगा, आपके पीछे आदमी पड़ जाएगा, हथियार लगाएगा और सब पैसा लूटेगा और निकल जाएगा। ऐसा भी होता है हमारे समाज में, तो इस पे भी ध्यान दें। जब आप एटीएम मशीन में जाते हैं, तो अगर आप एक एटीएम मशीन में जाते हैं तो अकेले ही जाइए पैसा निकालने, और पैसा निकालते समय ध्यान दे कि कोई यहाँ पे गौर तो नहीं कर रहा है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और एटीएम जब पैसा निकाल लेते हैं तो एटीएम मशीन में पूरा कैंसिल वाला बटन रहता है, उसको जरूर दबाएं। अगर आप दबाते नहीं है कैंसिल वाला, तो समझ जाइए होशियार बंदा आपका पैसा भी गायब कर सकता है, तो इस बात पे भी ध्यान देना है। एटीएम देखिए कह रहा है, एटीएम से पैसा निकालते समय आसपास ध्यान दे के, मतलब आसपास का भी आदमी ध्यान दे कि कौन आदमी क्या कर रहा है, तो कोई भिड़ा नहीं है पीछे से। ऐसा होता है हमारे समाज में, क्या होता है कि आप एटीएम से बेसी पैसा निकालिए, आपके पीछे आदमी पड़ जाएगा, हथियार दिखाएगा और लेके समझ आए लूटेगा, निकल जाएगा। तो आप समझिए, आप बिल्टुआ बन जाइएगा यहाँ पे, समझ जाइए, पैसा भी गया, समझ जाइए, और सब कुछ चला जाएगा। पैसा ही सब कुछ है आपके जमाना में, समझ आइए। पैसा है तो इज्जत है, पैसा नहीं है तो इज्जत भी नहीं है, समझ आइए। तो ये सब है एटीएम से निकालने वाली। एटीएम हमारी बहुत चीज की सुविधा प्रदान करती है, समझ आइए। आगे अगर देखा जाए वस्तु विनिमय प्रणाली में, देखिए एटीएम का रहा है, एटीएम का मतलब होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपको बैंक में जाए बिना, मतलब आप बैंक में नहीं जा सकते हैं, मतलब बैंक में भी एटीएम लगा रहता है, लेकिन अगर आपका बैंक बहुत दूर है तो नजदीक वाले एटीएम मशीन में जाइए, पैसा निकाल लीजिए, बैंक जाने की जरूरत भी नहीं है। करा कि बैंक में जाए बिना पैसा निकाल ले,
जमा करने एवं अपने खातों की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा देती है। घर पे ही बैठकर, घर पर ही बैठकर कर सकते हैं, समझ जाइए, सब चीज कर सकते हैं। अब मोबाइल में भी आ गया है, अब मोबाइल में भी आ गया, फोन पे आ गया, फोन पे के माध्यम से कितनों 1 लाख हो या 2 लाख हो, सब पैसा एक बार ही भेजिए, 1 मिनट में भेजिए, 1 मिनट में चला जाएगा, 1 मिनट में भेजेगा, 1 मिनट में आ जाएगा, समझ जाइए। और 1 मिनट में सब बैंक की बैलेंस जितना रहेगा सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसको किसको पैसा भेजे हैं, कौन कौन पैसा भेजा है, सब पता चल जाएगा मोबाइल से। आगे कह है एटीएम का प्रयोग करने के लिए आपके पास एटीएम कार्ड होना चाहिए। मतलब अगर एटीएम का प्रयोग कर रहे हैं तो आपके पास एटीएम कार्ड होना चाहिए, समझ जाइए। बिना एटीएम कार्ड के अगर आप एटीएम मशीन में जाइएगा, अगर पुलिस पकड़ेगा तो मारवो करेगा, जेलों ले जाएगा कि भाई तू क्या करने आया, लूटने तो नहीं आया है एटीएम मशीन को। आगे करा जाए जो आपके बैंक खाते से जुड़ा हो, आप जब आप एटीएम में अपना कार्ड डालते हैं, मतलब जब आप बैंक में, जब आप एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड डालिएगा तो आपको अपना पिन, मतलब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब जो पिन होता है 4 नंबर का, वो दर्ज करना होता है। तभी अगर आप सही पिन डालिएगा तो आपका एटीएम शो करेगा। पिन दर्ज करने के बाद आप विभिन्न प्रकार के लेन देन कर सकते हैं, जैसे पैसा निकालना, पैसा जमा करना, बैलेंस जाना इत्यादि की सुविधा एटीएम मशीन देती है। आगे अगर देखा जाए एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन आज के समय बहुत ही उपयोगी हो चुका है, क्योंकि यह हमें 24 घंटा बिना बैंक में जाए सुविधा प्रदान करती है। तो 24 घंटा बैंकिंग सुविधा प्रदान करती है, समझ जाइए। इसके बाद क्या आप एटीएम के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो एटीएम से पैसा निकालते हैं, समझ जाइए। तो ये सब एटीएम के बारे में बहुत सारा मैंने आपको जानकारी मैंने आपको दिया है, तो इसको जरूर है कि आप नोट कीजिएगा पेन कॉपी पे, और एक बेहतर तैयारी हो पाएगा आपका। चलिए आगे अगर देखा जाए, देखिए एटीएम के बारे में बहुत कुछ बाकी है अभी। देखिए अब ये क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में तो आपको बताया है। देखिए अब देखिए ये मछली दे रहा है, ये अथी दे रहा है, अब देखिए ये अथी दे रहा है, ये अथी दे रहा है, मतलब वस्तु का लेन देन भी यहाँ पे आसानी से किया जा रहा है। एक महिला दूसरे महिला को अपना सामान इसको दे रहा है, इसका सामान खुद ले रहा है। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो यहाँ दे रहा है सोना, यहाँ ले रहा है मछली, यहाँ ले रहा है मछली, यहाँ दे रहा है सोना, मतलब इसको कहते हैं क्या, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली के फायदे भी कहते हैं, यह सरल और सीधा है, इसके लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, यह समुदाय के बीच में सहयोग को बढ़ावा देता है। वस्तु विनिमय प्रणाली के नुकसान भी होता है। देखिए वस्तु और सेवा को मूल्य निर्धारित करने का मुश्किल हो सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु का मूल्य निकालने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेन देन करने में समय लग सकता है, यह हमेशा कुशल नहीं होता है, समझ जाइए। ये वस्तु विनिमय प्रणाली की बात है। आगे अगर देखा जाए, अब देखिए अब एटीएम पढ़े थे तो एटीएम में एटीएम मशीन में 2 तरह का कार्ड यूज कर सकते हैं। एक होता है क्रेडिट कार्ड, एक होता है डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है, उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। अब देखिए आपको दिखाई दे रहा है ये है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड होता है और एक होता है डेबिट कार्ड। क्या होता है, एक होता है डेबिट कार्ड होता है। इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड होता है, प्लास्टिक की तरह होता है, समझ जाइए, प्लास्टिक से ही बना होता है, जो आपको पैसा उधार लेने के बाद चुकाने की सुविधा देता है। मतलब अगर आप पैसा ले रहे हैं उधार तो उसको भी चुकाने का क्या देगा, सुविधा देगा क्रेडिट कार्ड। यह आपको दुकानों और ऑनलाइन वेबसाइट पर खरीदारी करने की अनुमति देता है, भले ही आपके पास उस समय पैसा ना हो। मतलब क्रेडिट कार्ड का रहा कि पैसा लेने के बाद उसको चुकाने का सुविधा देता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है इसके बारे में भी आपको बताते हैं। कह रहा है कि जब आप क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीदते हैं तो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपकी ओर से दुकानदार को भुगतान करती है, फिर भी हर महीने आप क्रेडिट कार्ड कंपनी को उस राशि का भुगतान करना होता है जो आपने खर्च किया है। मतलब आप जो लोन ले रहे हैं वह लोन क्या करता है, कोई कंपनी से अगर आप लोन ले रहे हैं तो महीना का एक EMI होता है, समझ जाइए। महीना के तौर पे इतना पैसा आपको भरना पड़ेगा। वह किसे ही भरता है, वह कौन सुविधा देता है, क्रेडिट कार्ड ही देता है। क्रेडिट
कार्ड ही देता है, क्रेडिट कार्ड ही देता है। क्रेडिट कार्ड से विभिन्न प्रकार के लोन ले सकते हैं, जैसे टीवीएस क्रेडिट हुआ, बजाज क्रेडिट हुआ, समझ आई, बहुत तरह की सुविधा देता है क्रेडिट कार्ड। और क्रेडिट कार्ड का फायदे अगर देखा जाए तो तत्काल खरीदी की सुविधा, मतलब आपके पास पैसा नहीं रहेगा तब भी खरीद सकते हैं। पुरस्कार और कैशबैक, क्रेडिट इतिहास बनाने में, मतलब आपका बेहतर जो है ना बैंक, बेहतर क्रेडिट बन सकेगा, बेहतर जो है ना आपका बैंक बैलेंस, बेहतर जो है ना क्रेडिट आपका बन जाएगा। क्रेडिट कार्ड के नुकसान की अगर बात किया जाए, क्रेडिट कार्ड के नुकसान भी होता है, कह रहा कि ब्याज शुल्क भी लगता है क्रेडिट कार्ड में। अगर आप ईएमआई भर रहे हैं कोई कंपनी से लोन लेकर तो ब्याज भी लेगा ना कंपनी, तो यहाँ नुकसान है भैया। अधिक खर्च करने की संभावना बनी रहती है, आप लोन ले लीजिएगा तो तुरंत खर्चा हो जाएगा, समझ जाइए, वो बात सब है। क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक प्रभाव और यदि जिम्मेदारी से उपयोग न किया जाए तो आपका वैल्यू खराब हो जाएगा। मान लीजिए महीना के 5,000 भरना है, समय पे आप नहीं भरिएगा तो आपका क्रेडिट खराब हो जाएगा, आपको कोई लोन नहीं देगा, समझ जाइए, आपको कोई सहायता नहीं करेगा। एक क्रेडिट कार्ड के नुकसान भी है, तो इसको ध्यान में रखकर पढ़ना है। चलिए आगे अगर देखा जाए उसी प्रकार से एक डेबिट कार्ड भी होता है, समझ आइए, चेक बुक भी होता है। अब डेबिट कार्ड भी क्या होता है, डेबिट कार्ड भी समझिए, डेबिट कार्ड क्या होता है, ये डेबिट कार्ड एटीएम मशीन में इसका यूज होता है, एटीएम मशीन में यूज होता है। और डेबिट कार्ड से ही पैसा निकासी कर सकते हैं। डेबिट कार्ड से क्या कर सकते हैं, पैसा बैंक में जो जमा पैसा है, पैसा क्या कर सकते हैं, निकासी कर सकते हैं, निकासी कर सकते हैं, समझ जाइए। कौन देता है पैसा निकालने की सुविधा, तो देता है डेबिट कार्ड देता है। अब चेकबुक की बात किया जाए, ये सब क्या है, मौद्रिक विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मौद्रिक विकास में एक बात है चेकबुक, यह पुस्तक होती है, मतलब किताब की तरह होता है, पुस्तक की तरह होता है, जिसमें बहुत सारे चेक होते हैं। चेक एक कागज का टुकड़ा होता है जिसका इस्तेमाल आप किसी भी अपने बैंक खाते से पैसा लेने के लिए करते हैं। आप चेक पर उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं जिसे आप पैसा देना चाहते हैं, मतलब एक पुस्तक की तरह होता है, वह बैंक ही प्रोवाइड कराएगी चेकबुक। और अगर मान लीजिए आपको किसी आदमी को XY आदमी को आपको पैसा देना है तो उस पे उसका नाम लिख दीजिए, अकाउंट नंबर लिख दीजिए, जितना पैसा उस पर डाल दीजिए, अपना सिग्नेचर कर दीजिए, समझ जाइए, पैसा उसके खाता में चला जाएगा, आपके बैंक से कट के। कितनी रकम देनी है लिखते हैं और तारीख लिखते हैं, फिर आप उस पर हस्ताक्षर करते हैं, जिसको आपने चेक दिया है उसे बैंक में जमा करके पैसा निकाल सकता है, वही सुविधा है, समझ जाइए। चेक बुक के कई फायदे हैं। पहला, आपको हर समय नगद पैसे रखने की जरूरत नहीं होती है, इससे क्या होगा, चोरी होने की उम्मीद कम हो जाता है। आप आसानी से किसी को भी पैसे भेज सकते हैं चेक बुक के माध्यम से। आपके पास भुगतान करने का रिकॉर्ड रहता है चेकबुक के माध्यम से, पूरा दस्तावेज भी आपके रहा। ये सब क्या है, मौद्रिक विकास का ही भाग है। आगे अगर देखा जाए तो आगे है आर्थिक नियोजन, मतलब अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए आर्थिक नियोजन आपका बेहतर होना चाहिए। तो आर्थिक नियोजन क्या है, इसके बारे में अगर देखा जाए तो आर्थिक नियोजन का मतलब होता है किसी भी देश के विकास करने के लिए जो भी संसाधन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम अपने देश को विकास करने के लिए जिन सारी संसाधन का नकारात्मक, जिन सारी वस्तुओं को सकारात्मक रूप से हम संसाधन का उपयोग करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, आर्थिक नियोजन कहेंगे। कह रहा है कि सरकार द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए योजना बनाना है, इसे लागू करना है। हमें एक सरकार तय करती है कि क्षेत्र में कितना निवेश करना है और कौन सी नीतियां बनानी है और कैसे देश के संसाधन का सही इस्तेमाल करना है ताकि आर्थिक विकास हो सके और लोगों का जीवन स्तर सुधर सके। मतलब वही बात बताए हैं आपको। आर्थिक विकास का मतलब आर्थिक नियोजन का मतलब होता है कि आप देश के विकास के लिए जिन सभी संसाधन का बेहतर रूप से अगर उपयोग कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे, आर्थिक नियोजन कहेंगे। क्या कहेंगे, इकोनॉमिक प्लानिंग कहेंगे। आर्थिक नियोजन में क्या क्या शामिल है, चलिए वो भी देख लेते हैं। आर्थिक नियोजन में पहला लक्ष्य तय करना कि हमें क्या करना है, किस क्षेत्र में कितना विकास करना है। कहा कि सरकार आर्थिक विकास के लक्ष्य तय करती है जिसे GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। सकल घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, बेरोजगारी कम करना और गरीबी दूर करना, यह आर्थिक नियोजन का ही काम है। एक निश्चित समय के माध्यम से सरकार तय करती है कि कितना समय में कितना किन किन समस्याओं को हल करना है, समझ जाइए। संसाधन का आवंटन मतलब कितना समय में कितना कितना संसाधन को इस्तेमाल करना है, उसका भी प्लानिंग कौन करता है,
आर्थिक नियोजन ही करता है। तो कला संसाधन का आवंटन सरकार यह तय करती है कि विभिन्न क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र हुआ, उद्योग क्षेत्र हुआ, शिक्षा, स्वास्थ्य में कितने पैसे और संसाधन लगना है। अगर आप देखिएगा बजट निकलता है, सरकार जब जब सरकार बजट पेश करती है तो उसमें सरकार द्वारा विभिन्न सेक्टर में, मतलब जो हमारा सेक्टर है, कृषि सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, समझ जाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, तो सभी सेक्टरों में सरकार सभी सेक्टरों को डेवलप करने के लिए पैसा देती है, समझ जाइए। यह कौन तय करेगा? यह सरकार ही तय करता है। इसीलिए कहते हैं संसाधन का आवंटन करना भी जरूरी होता है आर्थिक नियोजन में। नीतियां बनाना मतलब नए नए नियम लेकर आना, नए नए योजना लेकर आना, ताकि हमारा देश, हमारा क्षेत्र का विकास बेहतर हो सके। कहा कि सरकार ऐसी नीतियां बनाती है जो आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सके, जैसे कि हर नीति, टैक्स पॉलिसी, व्यापार नीति, औद्योगिक नीति, ये सब नीति बनाती है ताकि हमारा देश में बेहतर अर्थव्यवस्था, हमारा देश का बेहतर अर्थव्यवस्था, हमारा राज्य का बेहतर व्यवस्था, हमारे राज्य के लोगों का बेहतर आय हो सके। आगे है क्रियान्वयन की बात की, सरकार योजना को लागू करती है और देखती है कि ठीक से काम हो रही है या नहीं हो रही है। मतलब सरकार इस पे नजर बनाकर भी रखती है कि मेरे द्वारा, सरकार द्वारा बनाई गई जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग को सब पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस पे भी सरकार नजर बना के रखती है अधिकारी लोगों पे। आर्थिक नियोजन क्यों जरूरी है? आर्थिक नियोजन क्यों जरूरी है? देखिए, यह देश के संसाधन का सही इस्तेमाल करने में मदद करता है। मतलब देश में जितना संसाधन की जरूरत है, देश के विकास के लिए जितना संसाधन की जरूरत है, उतना ही संसाधन का इस्तेमाल कराती है आर्थिक नियोजन। दूसरा, यह आर्थिक विकास को गति देता है। यह आर्थिक विकास को क्या होगा? गति देगा। आर्थिक विकास मतलब आपकी जो क्रियाएं हैं, आप जी अपने अपने जीवन स्तर को अच्छा करने के लिए जो क्रियाएं कर रहे हैं उसको बेहतर बनाएगा आर्थिक नियोजन। यह गरीबी और बेरोजगारी को कम करने में मदद करता है। मतलब आर्थिक नियोजन जो है, आपकी जो गरीबी है, मतलब आपकी जो आय है वो कम होगा और आपका आय बढ़ेगा तो रोजगार मिलेगा, तो बेरोजगारी को भी कम करती है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन आगे है, अगर देखा जाए, देखिए सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होता है, मतलब केंद्र में भी होता है, सबका सर्वे होता है, और जो कि विभिन्न वस्तु का जो होता है सबका सर्वे किया जाता है। प्रोप्राइटर और टारगेट के माध्यम से, समझ आइए, किसी देश को विकास किया जाता है। मोबिलेशन और रिसोर्स होता है, विभिन्न वस्तुओं को स्रोत खोजा जाता है और उस पे उसका इस्तेमाल किया जाता है। प्लानिंग पीरियड होता है, प्लानिंग का काल होता है कि 5 साल, 4 साल, 2 साल ऐसे होता है जीडीपी के माध्यम से। इवैल्यूएशन होता है, कंटिन्यू प्रोसेस होता है, नियमित कार्य के माध्यम से सरकारी उस पे नजर बनाए रखता है। आगे देखा जाए, कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय होता है, उसपे समझ आइए, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, समझ आइए। ये सब क्या है? आर्थिक नियोजन का भाग है, समझ जाइए। तो चलिए आगे अगर देखा जाए, आगे है आर्थिक नियोजन। समझ जाए, आर्थिक नियोजन ही तय करती है देश में कितना विकास करना है और किस सेक्टर में विकास करना है। देश को विकास करने के लिए आर्थिक नियोजन एक योजना लेकर आती है जिसका नाम है पंचवर्षीय योजना, जिसका नाम है योजना आयोग। क्या नाम है? योजना आयोग। योजना आयोग की अगर बात किया जाए, योजना आयोग की अगर बात किया जाए तो योजना आयोग का गठन, मतलब योजना मतलब प्लानिंग कमीशन। प्लान के तहत, एक टारगेट के तहत देश को विकास करना है, या कोई इसका गठन कौन करता है? आर्थिक नियोजन। कौन करता है? आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन करता है, आर्थिक नियोजन करता है। इस नियोजन ने, आर्थिक नियोजन ने योजना आयोग लेकर आता है और यह आयोग देश के विकास के लिए किसी पीरियड, किसी समय के लिए, समझ जाइए, यह तैयार किया जाता है। क्या योजना आयोग? भारत सरकार का यह संस्था है योजना आयोग, जिसे 1950 में, मतलब योजना आयोग का गठन की अगर बात किया जाए तो योजना आयोग का गठन होता है 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन होता है माय डियर स्टूडेंट। और आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए, मतलब आपका आर्थिक बेहतर, समाज में जो कमियां है, समाज में जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हैं उसको खत्म करने के लिए पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य काम यह तय करना था कि सरकार को किसी भी क्षेत्र में कितना निवेश करना है और ताकि देश का विकास हो सके। मतलब योजना आयोग का मतलब होता है किसी प्लानिंग के तहत, किसी टारगेट के तहत समाज को बेहतर बनाना, समाज को
बेहतर बनाना, और जब जब समाज बेहतर होगा तो हमारा देश भी बेहतर होगा, हमारा देश भी बेहतर होगा। समझ आइए, किस क्षेत्र में कितना निवेश करना, किस क्षेत्र में कितना खर्च करना, वो सब प्लानिंग करती है कौन? योजना आयोग करती है। कौन करती है? योजना। तो योजना आयोग का गठन पूछेगा तो 15 मार्च कहिएगा, देखिएगा 15 मार्च 1950। अब देखिए, योजना आयोग जब मोदी सरकार आती है देश में तो योजना आयोग का नाम बदल दिया जाता है, जिसे नीति आयोग रखा जाता है। हालांकि 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को भंग कर दिया गया और इसके स्थान पे नीति आयोग लाया गया। कौन आयोग? नीति आयोग लाया गया। नीति आयोग लाया गया नामक एक संस्था बनाया गया। नीति आयोग का उद्देश्य भी आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। मतलब आर्थिक विकास मतलब आपका आय बेहतर हो सके, और सामाजिक विकास, समाज में जो कमी है उसको दूर करना है। किसका मतलब प्लानिंग है? नीति आयोग का प्लानिंग है। मतलब यह योजना आयोग से अलग तरीका से काम करती है। योजना आयोग के मुख्य कार्य अगर देखा जाए तो पंचवर्षीय योजना बनाना। क्या बनाना है? पंचवर्षीय योजना। मतलब 5 वर्षों के लिए एक योजना बनाएगा, उस 5 वर्षों में देश के विकास के लिए बेहतर प्लानिंग करना है कि किस क्षेत्र में कितना निवेश करना है। आगे है संसाधन का आवंटन, किस क्षेत्र में कितना संसाधन का उपयोग करना है और उपयोग करने के लिए कितना खर्चा लगेगा, उसका आवंटन करता है। कौन करता है? योजना आयोग करता है। आगे विकास कार्यक्रमों की निगरानी, जो विकास को काम करने के लिए जहां जहां अति हो रहा, विकास कार्यक्रमों की निगरानी, जो विकास के लिए जो कार्यक्रम हो रहा है उस पर निगरानी रखा जाता है, उस पर मतलब देख रेख के लिए भी प्लानिंग किया जाता है। कौन करता है? योजना आयोग ही करता है। कौन करता है? योजना आयोग ही करता है। चलिए आगे अगर देखा जाए तो योजना आयोग के बाद आएगा पंचवर्षीय योजना। मतलब योजना आयोग को पंचवर्षीय योजना आयोग को कौन बनाया? पंचवर्षीय योजना को कौन बनाया? योजना आयोग बनाया। अब देखिए पंचवर्षीय योजना कह रहा है 5 ईयर प्लान्स, मतलब 5 वर्षों के लिए योजना। कितना वर्ष? 5 वर्षों के लिए योजना। भारत सरकार द्वारा बनाई गई आर्थिक विकास की योजना थी जो 5 साल की अवधि के लिए होती थी। इस योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है कि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास, मतलब 2 मुद्दा है हमारे देश में। योजना आयोग क्या कर रहा है कि समाज में आर्थिक विकास, सामाजिक विकास को करना है। पंचवर्षीय योजना भी कर रहा है कि समाज को बेहतर करना है और समाज में जो आय की कमी है लोगों की उसको भी बेहतर करना है। तो यहाँ पे दो चीजों का टारगेट में रखा गया है, एक आर्थिक विकास, एक सामाजिक विकास को रखा गया है। तो अब पहली पंचवर्षीय योजना की अगर बात किया जाए तो 1951 में, मतलब 1951 में शुरू हुई थी से 2017 तक चली थी। मतलब 12 गो जो है ना पंचवर्षीय योजना अभी तक चल चुका है। जब 1917 के बाद मोदी सरकार आता है, मोदी सरकार आता है और पंचवर्षीय योजना को टाटा बाय बाय कर देता है, खत्म कर देता है। मोदी जी बहुत कुछ को खत्म कर दिया है, बहुत कुछ शुरू भी किए हैं। 2015 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया, जिसके बाद पंचवर्षीय योजना को भी बंद कर दिया गया। मतलब 2015 की अगर बात किया जाए, 2015 में जो है ना 2015 पंचवर्षीय योजना, कौन योजना? पंचवर्षीय योजना भी क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। पंचवर्षीय योजना भी क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा पंचवर्षीय योजना कैमी पंचवर्षीय योजना चली है? 12 तक पंचवर्षीय योजना चली है। कब तक चली है? 2017 तक। समझ आइए, योजना आयोग को भंग कब कर दिया? 2015 में। इसके बाद कौन आयोग लाया गया? नीति आयोग लाया गया। पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार यह तय करती है कि किसी भी क्षेत्र में कितना निवेश करना है, कौन सी नीति बनाना है, या और कैसे देश को संसाधन का सही इस्तेमाल कराना है ताकि आर्थिक विकास हो सके, लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके, आय करा। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य अलग अलग होते थे, लेकिन कुछ सामान्य उद्देश्य थे। जैसे में आर्थिक विकास दर को बढ़ावा करना है, पंचवर्षीय योजना का प्लानिंग था। दूसरा है रोजगार के अवसर पैदा करना है। तीसरा है गरीबी कम करना है। चौथा है शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। चौथा है बुनियादी ढांचा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास करना है। ये सब किसका प्लान है? पंचवर्षीय योजना का प्लान है। तो चलिए पंचवर्षीय योजना के अगर देखा जाए, पंचवर्षीय योजना को अगर देखा जाए तो पंचवर्षीय योजना का अभी तक 12 गो पंचवर्षीय योजना हो चुका है। क्या वो योजना हो चुका है? 12 गो। उस 12 को हम समय व समय डिटेल से पढ़ेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू होता है, 1956 में खत्म हो जाता है।
मतलब कृषि पर जोर दिया जाता है। मतलब पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना है। समझ आई, ये लास्ट है। आप दूसरी अगर देखा जाए तो कब से कब तक चलता है, 1951 से लेकर 1956 तक चलता है। दूसरी अगर बात किया जाए, दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो 56 से 61 के बीच में होता है दूसरी। समझ आइए, जो औद्योगिकरण, पहला कृषि और दूसरा उद्योग पर जोर देता है, और तीसरा में कृषि उद्योग दोनों आ जाएगा, तीसरा में कृषि उद्योग दोनों आ जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 1961 से लेकर 1966 तक चलता है, कृषि और उद्योग दोनों पे जोर दिया जाता है। मतलब पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पे, और दूसरी पंचवर्षीय योजना पे जो है ना, किस पे जोर देगा, उद्योग पे, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को लेकर चलना होगा। चौथी पंचवर्षीय योजना की अगर बात किया जाए तो 1969 से लेकर 1974 तक। अब सर जी कहिएगा कि सर जी 1967 तक गायबे हो गए, 1968 भी गायब हो गए। बउआ हो, 1962 में, अगर 1965 में अगर देखा जाए, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाता है और भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो जाता है। इसके कारण बीच में एक अवकाश योजना आता है, क्या आता है, अवकाश योजना आ जाता है, अवकाश योजना आता है, जो 1966 से लेकर 1969 तक चलता है। समझ जाइए, तो अवकाश योजना पूछेगा, अवकाश योजना का 1966 से लेकर 1969 के बीच में। चौथी पंचवर्षीय 1969 से लेकर 1974 के बीच में स्थिरता के साथ साथ विकास करना है और आत्मनिर्भरता लोगों को बनाना है। आगे है पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1979 के बीच में चला था। गरीबी को दूर करना है और आत्मनिर्भर पर जोर देना है, आत्मनिर्भर लोगों को बनाना है। छठी पंचवर्षीय योजना की अगर बात किया जाए तो 1980 से लेकर 1985 के बीच में चलता है। बुनियादी ढांचे मतलब आधारभूत संरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है और डेवलप करना है। आगे अगर देखा जाए सातवीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात किया जाए तो 1985 से लेकर 1990 तक चलती है, और इसमें खाद्य उत्पादन मतलब जो खाने वाली वस्तुएं हैं, चावल दाल सब्जी, ये सब रोजगार और उत्पादकता पर जोर देता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग पर क्या करना है, जोर देता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात किया जाए तो यह 1992 से लेकर 1997 तक चलती है। मानव विकास पे जोर देना है, मानव विकास पे जोर देना है। नौवीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात किया जाए तो नौवीं पंचवर्षीय योजना का रहा 1997 से लेकर 2002 का रहा है। यह न्याय देना है, नौवीं में न्याय देना है और समानता के साथ साथ विकास करना है, समानता के साथ साथ क्या करना है, विकास पे जोर देना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात किया जाए तो 2002 से लेकर 2007 तक चलती है। यह गरीबी को कम करने और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक चलता है। तीव्र गति और समावेशी विकास, समावेशी मतलब समाज के सभी वर्गों का विकास होता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात किया जाए तो 2012 से लेकर 17 तक चलता है। इसमें तीव्र, सतत और आर्थिक समावेशी विकास मतलब सतत विकास, आर्थिक विकास, तीव्र विकास, तीनों का विकास लेकर चलना है। किस योजना में, 12वीं पंचवर्षीय योजना में, 12वीं पंचवर्षीय योजना में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। साथ देने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पढ़ते रहिए, समझ आए।